स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फीवर पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राम सेवक खतकारी का मैथ सॉल्यूशन जो टेस्ट पेपर कल हुआ है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं, क्या गलती हुई है, कितने सही है, वो सारी चीज़ें आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर एक है, एक दुकानदार एक साइकिल के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% बढ़ाता है और पुनः ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो साइकिल बेचने पर वह उसने वो 100 रुपये में खरीदी होगी और 10% बढ़ाकर लिखा तो 110% लिखा और 10% की छूट देता है तो 90% में उसको बेच देता है। ये क्या हुआ? SP। तो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना बना? 99। खरीदी खरीदी कितने में थी? 100 में। बेची कितने में? 99 में। तो 1% लॉस होगा, 1% लॉस होगा। दोस्तों आपको याद हो, आपको यदि वो प्रोसेस पता हो, वो वीडियो आपने देखी हो कि जितने परसेंट बढ़ाया जाता है उतने ही परसेंट घटाया जाता है। परसेंटेज में तो ओवरऑल वैल्यू माइनस होती है और माइनस कितनी होती है? परसेंट अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट होना था क्वेश्चन। तो ओवरऑल लॉस होगा, ये आपको पता है। ठीक है, लॉस कितना होता है? इतना होता है। तो 10/10 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम, तो ये बनेगा 1% लॉस। लेकिन उसने केवल ये पूछा है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो क्या होगा? लॉस होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। पी और क्यू ने एक व्यवसाय आरंभ किया और 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। अब प्रॉफिट लॉस में जो सॉरी पार्टनरशिप में जो लाभ प्राप्त किया जाता है वो पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय के अनुपात में प्राप्त किया जाता है। तो दो व्यक्ति हैं पी और क्यू। क्यू ने 12 महीने के लिए 80,000 रुपये लगाए, तो क्यू ने 80,000 12 महीने, पूंजी इंटू समय हो गया। और पी ने 72,000 रुपये लगाए, कितने समय के लिए वो हमें निकालना है। मैंने मान लिया ये टी टाइम के लिए लगाता है। तो ये जो रेशियो है अब ये इसको काट देता हूँ मैं। 8,000 से 9 बार कट जाएगा, 8,000 से ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है, अब ये 3 तिया 9 और ये 3 तिया 9 और ये 3 चौक 12। ठीक है, तो ये बना 3T रेशियो 10 × 4 40 इक्वल्स टू जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:5। तो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ये 5 से 8 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T/8 इक्वल्स टू बना 1:1। देन T बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, P पर स्पर्श रेखा PQ, मैंने स्पर्श रेखा P इधर मान ली है, PQ इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। O क्या है? O केंद्र है। OQ यहाँ से और यहाँ तक, ये OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है PQ की लंबाई क्या है, त्रिज्या कितनी है? 5। तो ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये बन गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया तुम्हारा लंब, ये हो गया तुम्हारा आधार। तो आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का वर्गमूल। 144 - 25 का वर्गमूल, ये हो जाएगा √119। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दिए गए चित्र में एक चित्र दिया हुआ है, दिए गए चित्र में CE ACD का समद्विभाजक है। CE ये रहा, ये ACD का समद्विभाजक है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। यदि कोण A बराबर 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री दिया हुआ है, और AB बराबर BC है, तो AB किसके बराबर है? BC के। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं तो उसके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस भुजा के सामने ये वाला कोण है, तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 55। और ये पूरा एंगल कितना का होगा? 180 का। तो 180, ये वाला एंगल कितना बचा यहाँ से यहाँ तक? ये बचा 180 माइनस 55। ठीक है, अब ये हाफ है इसका, तो 1/2। ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? तो ये बना आपका इधर 180 में से
55 घटाऊंगा तो 125/2 और ये हो जाएगा आपका 62.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13/5 का क्यूब को दशमलव प्रसार कितना होगा? 5 का क्यूब मतलब कितना होगा? 125। तो नीचे जीरो बनाऊंगा तो 8 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई, तो ये बना 104 और नीचे बन गया 1000, तो पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.104, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, कितनी है? 1 लाख। इसमें प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, तो 5% इसका बढ़ा दीजिए। 5% बढ़ाऊंगा तो भैया 1% कितना होगा? 1000। 5% कितना हो जाएगा? 5000, तो 5000 बढ़ गया, तो ये हो गया बढ़कर 1,05,000। फिर कह रहा है वो 8% की कमी होती है, तो 8% की कमी कर दूंगा, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1050। 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1050 गुणा में 8, तो 1000 का गुणा 8 से किया 8000, और 50 का गुणा 8 से किया तो 400, तो 8400, मतलब 8400 की कमी हो जाएगी। यहाँ पे वृद्धि थी तो प्लस हुआ, कमी होगी तो 0 0, 10 में से 4 6, इधर 9, इधर कितना बच गया? 4, 14 में से 8 6, और इधर बच गया 9। अब 96,600 में, 96,600 में 96600 में 3% की वृद्धि हुई, तो 3% बढ़ा दीजिए इसका, तो 966 का 3%, 1% कितना होगा? 966, 3% कितना हो जाएगा? गुणा 3, तो 3×18, 3×18, 3×9 27 और 1 28, 3×18 1, 3×18 1 19, आंसर 1 3×9 27 और 1 28 बढ़ जाएगा, तो ये 8 9, तो 9 और 8 एक ही ऑप्शन में बन रहा लास्ट में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, डी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिक्षक की आयु बच्चों की, ये कक्षा में बच्चों की औसत आयु क्या है? तो शिक्षक की आयु बच्चों की संख्या के बराबर है, तो शिक्षक की आयु, वो पूछ क्या रहा है? कक्षा में बच्चों की औसत आयु क्या है? शिक्षक की आयु बच्चों की संख्या के बराबर है, तो वो बच्चों की आयु पूछ रहा है, तो ये तो गलत हुआ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। यदि शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इससे बच्चों की औसत आयु थोड़ी ना निकल के आएगी भाई, औसत पता होना चाहिए था। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होती है, शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो बच्चों की आयु थोड़ी ना निकलेगी। ना तो एक पर्याप्त है, ना ही दो पर्याप्त है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए वाला। 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ऋतु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत। देखो दोस्तों, मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो डायरेक्ट अप्रोच से करवाऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वीडियो देखिए, और डायरेक्ट अप्रोच भी अगर आपको समझ नहीं है तो आप मेरी वीडियो देखिए, उनमें मैंने जो चीज़ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें यूज की हुई हैं। वो कह रहा है, ठीक है, ऋतु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत कितना है? 22। ठीक है, अब लास्ट में क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात क्या होगा? 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 2 वर्ष पहले औसत भी तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष पहले या तो 20 हो जाएगा, तो 20 और 20 40 हो जाएगा दोनों की आयु। अब दोनों की आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो ये दोनों की टोटल आयु इन अनुपातों के योग से डिवाइड होगी। तो 8 और 7 15 से 40 डिवाइड नहीं होता है, 9 और 7 16 से डिवाइड नहीं होता है, 12 और 11 33 से डिवाइड नहीं होता है, 11 और 9 20 से डिवाइड हो जाता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर कह दूंगा इसको, और इधर 135 सेंटीमीटर लंबाई नापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई क्या है? तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? HCF, और HCF जो होता है वो सबसे बड़े फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़े और घनिष्ठ गुणनखंड से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मुझे सबसे बड़ी संख्या देखनी है पहले, कौन सी है? 30 से डिवाइड होती है क्या? 120 हो जाएगा, 135 नहीं होगा, ये खत्म हुआ। 30 के बाद में 15, 15 से 30 डिवाइड है, 90 डिवाइड है, 120 डिवाइड है, 135 डिवाइड है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला, HCF हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि XYZ मिलकर एक कार्य करें तो एक कार्य 10 दिनों में पूरा होता है। ठीक है, तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 4 दिन बाद X चला गया। जब 4 दिन बाद X चला गया है तो XYZ ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है। 10 दिन में एक काम पूरा होता है, तो 4 दिन में कितना हो गया? 4/10, 2/5, तो बचा कितना है? 3/5। अब ये 3/5 वाई और जेड ने 10 और अधिक दिन, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। वाई और जेड ने दोनों ने मिलकर उस काम को, मतलब 3/5 काम को 10 दिन में किया है, तो वाई और जेड अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 10 गुणा 5/3, एक की वैल्यू निकालूंगा मैं, कितना हो गया? 50/3।
ये किसका है? ये वाई और जेड का है। और एक्स वाई जेड मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो डायरेक्ट अप्रोच यूज करो कि भाई इधर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ए और बी, एक एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ये शॉर्ट पैटर्न होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरी तरफ कौन है? 2 व्यक्ति हैं, वाई प्लस जेड। तो वाई प्लस जेड को मैं एक व्यक्ति मान सकता हूँ, तो दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा? एक्स। तो यहाँ डायरेक्टली कहूँगा मैं, इन दोनों का दिया हुआ है, दूसरे का पूछ रहा है, तो ऊपर तो गुणनफल ही आता है सेम, 10 इंटू में 50/3, और नीचे आता है डिफरेंस, ठीक है, नीचे आता है डिफरेंस। तो 50/3 माइनस 10, और जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये आपका हो जाएगा 500/3, और इधर नीचे बचेगा आपका 3 से ये 30, 20/3, 20/3, 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 25 दिन, ऑप्शन ए, ठीक है। ये डायरेक्ट अप्रोच थी जिसको आप टाइम एंड वर्क की मेरी वीडियोस देख के समझ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 225 है, एचसीएफ 5 है, तो एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या 100। बहुत सिंपल है, फर्स्ट एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 25 से 9 बार कट गया, 9 पंजे 45। इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। मतलब पहला मित्र और दूसरा मित्र 2 गुना धनी हो जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ? 1:2 में धन हो जाएगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। और दूसरे ने उत्तर दिया कि अगर ये 2:1 है ना, ऐसे उल्टा लिख दिया मैंने। अगर दूसरा कहता है कि यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, तो ये कितना बन जाएगा? 1:6। अब भाई जो दोनों के पास में टोटल रुपये थे वो तो नो चेंज है, नो चेंज। इसका मतलब वो 2 और 1 3 से भी डिवाइड होगा, 1 और 6 7 से भी डिवाइड होगा, टोटल जो दोनों के पास में कुल धन है। तो 3 से डिवाइड और 7 से डिवाइड, इसका मतलब 21 से डिवाइड। तो टोटल देख लीजिए, 21 से डिवाइड कौन सा है? 200 नहीं हुआ। इधर 40 और 170 210 होता है, ये हो सकता है। 50 और 170 220 हुआ, ये नहीं होगा। और 140 और 170 14 17 31 310 हुआ, ये नहीं हुआ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ये क्वेश्चन था छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Q² + 3Q, Q² + 5Q + 6, Q² + 4Q + 3 का एलसीएम क्या होगा? तो इनके फैक्टर्स करने हैं आपको। यहाँ से जो कॉमन आएगा, Q कॉमन आ जाएगा, तो Q+3 बचेगा, ठीक है। इसके आप फैक्टर्स करते हो तो 3Q + 2Q बनेगा। तो यहाँ से जब मैं Q कॉमन ले लूँगा तो Q+3 बच जाएगा एक, तो Q+3 तो Q+3 इधर कॉमन होगा। अब जब मैं यहाँ से Q+3 मैंने कॉमन ले लिया है, मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, Q² + 3Q + 2Q + 6। यहाँ से Q कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया? यहाँ बच गया Q+3, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया? Q+3। दोनों में से Q+3 कॉमन लिया तो क्या बच गया? Q+2। ये फैक्टर्स हो गए इसके। और इधर Q² + 4Q + 3 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3Q + Q बनेगा, इधर इधर +3, और ये Q² + 3Q। कॉमन क्या आया? Q कॉमन आ जाएगा। तो Q कॉमन आ जाएगा तो Q+3 बचेगा, और इधर +1 कॉमन आ जाएगा तो Q+3 बचेगा। और Q+3 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर बच जाएगा क्या? Q+1। तो आप समझिए, अब ये 3 संख्या हो गई अपने पास में, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों में से कॉमन क्या है? Q+3। तो जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं हम, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। जो कॉमन नहीं है उसको भी बाहर लिया जाता है, तो Q कॉमन ले लिया, Q+2 और Q+1। तो अपना आंसर हो गया ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूटी 50,000 रुपये नगद अथवा 10,400 की नगद डाउन पेमेंट पर 4 बराबर वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि सरल ब्याज की दर 25% है, ठीक है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है? सरल ब्याज की दर क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये सकल, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सरल ब्याज की दर 25% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है? तो यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब अगर 50,000 रुपये की नगद अथवा 10,000 रुपये 400 रुपये 10,400 रुपये नगद डाउन पेमेंट, क्या 50,000 में से 10,400 रुपये वो डाउन पेमेंट कर देगा तो बचेगा कितना? 39,600 रुपये। 39,600 रुपये की 4 बराबर वार्षिक किस्तों के साथ उपलब्ध है।
अब देखो ये 39,600 रुपये बचा है। अब सोचने वाली बात यह है, यदि ब्याज की दर 25% है तो 4 बार से किस्तों में चुकाना है, तो 4 वर्षों में तो ये 100% बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इतना ही और बढ़ जाएगा, तो 39,600 रुपये और जुड़ जाएंगे इसमें। तो ये 0 0 6 और 6 12 9 9 18 3 और 3 6 और 1 7, इतना रुपया ये देय राशि है। कौन सी राशि है ये देय राशि है। कितना रुपया उसको देना पड़ेगा। अब किस्त कितनी होगी, किस्त समझिए, सिंपल इंटरेस्ट में बताया है 100%, ठीक है, प्लस स्टार्टिंग वाले में 0% इंटरेस्ट लगता है, दूसरा 100% प्लस 25% इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, तीसरा 100% प्लस 50% इंटरेस्ट लगेगा, और चौथा 100% प्लस 75% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कितना हो गया 400, और ये हो गया अपना 25 75 100 150, 400 150 550%। तो 550% की वैल्यू 79200 है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू ये 100%, यही तो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100% बराबर हो जाएगा 79200 अपॉन में 550 इंटू में 100%। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 4 5 6 11 9 8 9 4 5 6, ठीक है, डिजिट सम से कर दीजिए, फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नीचे बन जाएगा 5 और 5 10, 1 बन गया खत्म। ऊपर बना 7 9 को छोड़ दूंगा, 7 2 9, 9 का मल्टीपल बनेगा, और 9 का मल्टीपल कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी वाला 14,400। ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। अब ये समझना है आपको, थोड़ा सी कैलकुलेशन है इसमें। एक नाव धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर गई और धारा के अनुकूल दिशा में 44 किलोमीटर गई, तो कुल समय लगता है 10 घंटे। तो आपको पता होना चाहिए धारा के प्रतिकूल जो चाल होती है वो वाई होती है, और धारा के अनुकूल जो चाल होती है वो एक्स होती है। कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे। एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो 30x प्लस 44y बराबर 10x/, ये पहली इक्वेशन बनी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनेगी कि पौने 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, प्रतिकूल गई है तो 40/y, और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर गई है तो x बराबर कितने घंटे, 13 घंटे। तो ये इक्वेशन बनी 40x प्लस 55y बराबर 13x/। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो, चाहे एक्स वाई की वैल्यू रख दो, मतलब एक ही है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बना 30x प्लस 44y अपॉन में 40x प्लस 55y, 40x प्लस 55y बराबर हो जाएगा एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो 10/13। तो 13 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर से 13 तिया 39 390x बना, और इधर 13 चौक 52, 13 चौक 52 5 57 572 वाई बना, और 10 का मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 400x बना, और इधर 550 वाई बना। तो यहाँ से x वाले को एक साइड में ले गए, 10x बना, तो 572 इधर 550 को लेके आऊँगा तो माइनस करूँगा तो कितना बनेगा 22/, तो x/y बराबर 22/10, ठीक है। तो ये हो गया 11/5। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 11, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। ये अनुपात है एक्चुअल में, जब इस अनुपात को आप सॉल्व करोगे तो कहीं भी रख सकते हो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। वहाँ से आपको एक यूनिट की वैल्यू एक ही मिलेगी, तो x बराबर 11 आ जाएगा यहाँ पे, और y बराबर कितना आ जाएगा 5। एक यूनिट की सॉल्व करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू एक ही मिलेगी, ठीक है। इसको ऐसे a मान लिया, इसको a मान लिया, x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 5 है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहाँ से a की वैल्यू 1 आएगी, और a की वैल्यू जब 1 आएगी तो 11 a की वैल्यू 11 हो जाएगी, और 5 a की वैल्यू 5 हो जाएगी, x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 5। वो पूछ रहा है नाव की स्थिर जल में चाल क्या है, तो शांत जल में चाल क्या होती है, x प्लस वाई बटे 2। तो x की वैल्यू 11 प्लस 5/2, तो 11 और 5 16/2, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, हमें ये वाले x का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, और ये वाला एंगल इसमें ओवेनिस्ट है, ठीक है, और दोनों ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब ये दोनों सेम है तो ये पैरेलल हो जाएगी, ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, तीनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो ट्राइंगल एल एम के
समरूप हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल किसके हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल एल यहाँ से लिया है तो पी एन के, पी एन के। अब यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल की पहली भुजा ए अपोन में छोटे वाले ट्रायंगल की पहली भुजा एक्स, बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली भुजा एम के जो कि बी प्लस सी है, बी प्लस सी बटे में छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा सी। ठीक है, ये समरूपता कॉन्ग्रुएंसी वाला पैटर्न है, ज्योमेट्री का है। आप ज्योमेट्री की वीडियोस देख के देख सकते हो, खोल के देख सकते हो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स इधर जाएगा, बी प्लस सी से डिवाइड होगा और सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन में बी प्लस सी। ज्योमेट्री की वीडियोस में देख सकते हैं, यहाँ मुझे केवल सॉल्यूशन करवाना है, पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से होना था, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक बल्लेबाज का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत था 50, तो 40 पारियों का टोटल हो गया 40 इंटू 50। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर के, तो न्यूनतम स्कोर मैंने मान लिया एक्स है, तो उच्चतम स्कोर 172 रन अधिक है। ठीक है, तो ये दो पारियों का रन हो गए एक्स प्लस 172 प्लस। अब वो आगे कह रहा है उसके उच्चतम स्कोर हटा दिए जाएँ तो 38 पारियों का औसत कितना हो जाता है 48। 38 पारियों का औसत 48 होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 38 गुणा में 48। देखो न्यूनतम अधिकतम और 38 पारी टोटल 40 पारी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो पूछ रहा है बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर क्या है, उच्चतम स्कोर कौन सा है एक्स प्लस 172, ये वाली वैल्यू हमें निकाल के लानी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये बना अपना 2x प्लस 172 प्लस, अब 38 का मल्टीप्लाई करना है आपको 48 से, 38 का मल्टीप्लाई करना है 48 से। आप कैसे करना है वो आप अपने आप करना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ 50 गुणा 38। ठीक है, 50 गुणा में 38, मैंने इसको 50 मान लिया, 2 बढ़ाकर 38 दूनी 76 में माइनस कर दूंगा। तो 50 का मल्टीप्लाई करता हूँ 38 से, 0 पनट्टे 40, 4 5 दिया 15 और 4 19, और 1900 में से 38 दूना 76 में माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 10 में से 6 4, इधर बच गया कितना 9, 9 में 7 2, इधर बच गया कितना 9 8, और इधर एक 1824। तो 1824 बराबर 40 पंजे 200, 2000 हो गया ये। तो 1824 इधर आके माइनस करूँ तो ये कितना बचा भाई, 1824 माइनस करूँगा तो 176, और फिर 172 माइनस होगा तो 4 बचेगा। तो 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। जब x बराबर 2 आ गया है और उच्चतम स्कोर पूछ रहा है तो 2 प्लस 172 कितना हो जाएगा 174, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन से कराए हुए वीडियोज़ में देख सकते हो आप। एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है जब उसके संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है, तो ये बाई ऑप्शन ज़्यादा इजी पड़ेगा। उस संख्या का 40% क्या है। ठीक है, उस संख्या का 40% क्या है, मैं स्टार्ट करता हूँ ऑप्शन डी से, छोटा ऑप्शन लेते हैं पहले, कि अगर 40% की वैल्यू 18 है तो पहले वो संख्या कितने परसेंट होगी 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स। तो इधर ये 2 बार, ये 5 बार, ठीक है, और इधर ये 2 से 9 बार, 9 पंजे 45, संख्या कितनी हुई 45। ठीक है, अगर इसका 1/5 इसी में जोड़ देता हूँ, जब 1/5 इसमें जोड़ूंगा तो ये 6/5 हो जाएगा बढ़कर, तो 45 का 6/5, 5 नाम 45, 9 चिक्की 54, तो भाई मेरे 45 से ये 54 हो गया। ठीक है, अंक पलट गए, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा हमारा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो कि भाई 20 40% है, 20 डायरेक्टली थोड़ा सा कैलकुलेशन परसेंटेज बेस पे है ये, 20 40% है तो 100% कितना होगा एक्स होगा। ठीक है, तो ये 2, ये 5, 2 से ये 10 बार, 10 से ये 5 बार, 5 50 हो जाएगा। तो संख्या हुई 50, और 50 में इसका 6/5 निकालूंगा तो 5 से 10 60 होगा, ना कि अंक पलटे क्या 50 से 60 हुआ, नहीं पलटे, तो ये ऑप्शन खत्म। इस तरीके से ए और बी भी चेक कर लो कि मुझे आंसर मिल ही गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ें। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से उत्तीर्ण रहा। अगर इसको ये 26 मिल जाते तो ये पास हो जाता, और पास हो जाता तो कितने परसेंट हो जाते 33%। इसका मतलब 238 प्लस 26 ये कितने के बराबर है 33% के। वो पूछ रहा परीक्षा में अधिकतम अंक कितने परसेंट होते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स। इसको सॉल्व करना है हमें। तो ये हो गया अपना 8 और 6 14 हासिल 1, 4 4 और 2 6, 2 264 बटे में एक्स बराबर 33 बटे में 100। काट दें इसको, तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 बच गए, 11 चौक 44, 3 अट्ठे 24, 8, तो एक्स बराबर हो जाएगा अपना
800, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन क्या होगा? अर्धगोलाकार इस तरीके से, ठीक है। आयतन पूछ रहा है, पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 4/3 पाई को एच टेज रखना है, आर की वैल्यू 3 का क्यूब 27, पाई आर क्यूब का हाफ अर्धगोला हो जाएगा ये, ठीक है। तो इधर 3 से ये 9 बार और 2 से ये 2 बार, 2 नाम 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 रुपये को 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के लिए उधार चुकता करने में कुल कितना ब्याज ब्याज पूछ रहा है वो। तो 700 का 4% बढ़ाऊंगा तो 1% 7 हुआ, कितना हो जाएगा? 28, 7 चौक 28, 728। फिर इसका 4% बढ़ाऊंगा तो 1% होगा 7.28, और 4% निकालूंगा तो पॉइंट में आएगी वैल्यू। तो चारों ऑप्शन में से एक ही पॉइंट में है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। करने नहीं है सॉल्व। अगला, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ इज द ओरिजिन पॉइंट, ये सेंटर है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, ये कोई बात नहीं। ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम नहीं, तो इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है। अब वो आपसे पूछ रहा है कोण ए सी बी का मान क्या होगा? ए सी बी का मान क्या होगा? तो दोस्तों आप एक चीज़ समझिए कि ये जीवा एक, ये वृत्त का व्यास तो है नहीं क्योंकि वो से निकल नहीं रही है, तो ये ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड होगा, नीचे वाला लघु वृत्तखंड होगा। और आपको पता होगा लघु वृत्तखंड में बना कोण हमेशा अधिक कोण होता है और दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण हमेशा न्यून कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अब वैल्यू निकालनी है किसकी? कोण ए सी बी की। अगर मैं इसको वाई एक्स मान लूँ, ठीक है, तो केंद्र पर जो कोण बनेगा, एक इस तरफ से बना देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। ये एक्स है, हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। अब ये वाला कोण एक्स आया है, हमें पता है ये वाला कोण परिधि पर बने कोण का जस्ट 2 गुना होता है, तो ये कितना हो जाएगा? x/2, ठीक है। अब आगे कोण ए सी बी का मान क्या है? ए सी बी का मान पूछ रहा है वो, ए सी बी। अब ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज, मैंने इसका नाम दे दिया ई, ए सी बी और ई, ए सी बी और ई, ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो x/2 + x बराबर 180 होना चाहिए, तो ये 3x/2 हो जाएगा 180, ठीक है। 3 से ये 60 और 62 जा कितना हो जाएगा? 120। तो x की वैल्यू कितनी आई? 120। वो पूछ क्या रहा है? ए सी बी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यदि 24 किसी संख्या के 3/4 का 2/3 है, संख्या मान ली x का 3/4 का 2/3 बराबर कितना है? 24, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, कर दूँ इसको, 3 दूनी 6 चौक 24, 4 तिया 12 चौक 48। अब वो पूछ रहा है इस 48 का 1/4 क्या होगा? 12 हो गया, सीधा सीधा सा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल्स टू होता है हमारा a + b + c इंटू में a² + b² + c² -ab -bc -c है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, देखो a³ b³ c³ -3abc, अब नीचे a² + b² + c² -ab -bc -ca से डिवाइड कर दिया है, तो सामने क्या बच जाएगा? a + b + c, ठीक है। जब इससे इधर वाले पोर्शन में डिवाइड कर दूंगा इधर वाले में, तो इधर क्या बचेगा? a + b + c, तो 0.2 + 0.3 + 0.5, 2 3 5 5 और 5 10, 2 3 5 5 और 5 10, तो उत्तर हो जाएगा 1, ठीक है। एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों डिजिट सम बहुत ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि चारों की चारों जो ऑप्शन है वो अलग अलग डिजिट सम है सभी का, ठीक है। मैं एक बार डिजिट सम लगा के बता देता हूँ आपको। 2 का क्यूब कितना बनेगा? 8, 3 वाले को छोड़ दूंगा, 5 का क्यूब 125, 8 इधर 3 तिया 9, ये भी बन जाएगा, इसको छोड़ दूंगा, नीचे 2 का क्यूब 8, 3 वाले को छोड़ दूंगा, 5 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर है ये 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, इधर छोड़ दूंगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 बन जाएगा, और इधर ये 3 का मल्टीप्लाई है तो ये 2 तिया 6 बन जाएगा, ठीक है।
2 तिया 6 बन जाएगा, और 2 पंजे 10, 1 बनेगा, और 3 पंजे 15, 6 बनेगा। एक बार फिर बताता हूँ। इधर 2 का स्क्वायर 4 बना, 3 का स्क्वायर छोड़ दूंगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 और 5 7 हो गया, 2 तिया 6, और इधर 2 पंजे 10, 1 बना, 3 पंजे 15, 6 बना। तो ऊपर बन गया 8 और 8 16, 16 में 1 और 6 7, नीचे 6 और 6 12, 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 का 2 और 4 6, 7/6, नीचे 6 बन रहा है। नहीं होगा, ये डिजिट सम से नहीं होता, क्योंकि नीचे अगर 3, 6 और 9 आ रहे हैं तो वो कटने ज़रूरी हैं। अगर वो कट जाते हैं, सपोज दैट यहाँ 3 और होता तो 3 से कट जाता ये, ठीक है, तब डिजिट सम लग जाता। नीचे क्या बन रहा है 6, तो ये नहीं हो सकता है ना, डिजिट सम से ना होकर ये आपको फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के निकाय के अनंत हल विद्यमान है? तो अनंत हल a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पे मैंने बताया था ये दो समीकरण हैं, अलग अलग समीकरण हैं, अनंत हल विद्यमान होंगे। ये सरल रेखा का समीकरण है, देखो ये सरल रेखा, ये सरल रेखा। अब अनंत हल विद्यमान होंगे, इसका मतलब ये आपस में कटने नहीं चाहिए। एक ही रेखा के समीकरण होंगे तो वो सेटिस्फैक्शन करेंगे, तो ये पैरेलल होनी चाहिए। और पैरेलल वाली कंडीशन मैंने बताई हुई है आपको ज्योमेट्री की वीडियोज में, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे a1 वैल्यू है 1, x का मल्टीपल। b1 की वैल्यू कितनी है? k+1। c1 की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है। और इधर a2 की वैल्यू कितनी है? k+1। b2 की वैल्यू कितनी है? 9। और c2 की वैल्यू कितनी है? ये पूरी 8k-1। तो इन दो से कर लेते हैं हम। तो ये 1/k+1 बराबर k+1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k+1 का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे k+1 बराबर जो बना वो बना +-3। अब दोनों केसेस देख लेते हैं, आंसर जो दिए हुए हैं वो पॉजिटिव है, आंसर जो है वो पॉजिटिव है। तो k+1 मैं पॉजिटिव ही लेता हूँ, बराबर 3, तो k बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो k बराबर 2 आया तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला, बी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 25। पी और क्यू के पास में कुछ धन है। यदि पी क्यू को 30 रुपये दे देता है तो क्यू के पास पी के बचे हुए धन का दुगना धन है। ये उस वाले क्वेश्चन, उस वाले पैटर्न से नहीं होगा जो पहले बताया है। पी और क्यू, वो कह रहा है पी क्यू को 30 रुपये दे देता है, तो पी ने 30 रुपये दे दिए क्यू को, तो Q+3 हो जाएगा, Q+30 हो जाएगा। अब वो कह रहा है तो क्यू के पास पी के बचे हुए धन का दुगना धन है, इसका दुगना धन है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ क्यू पी को 10 रुपये दे देता है, तो पहले इसको सॉल्व कर लें हम। 2p - 60 इक्वल्स टू Q+30। तो यहाँ से 2p माइनस क्यू बराबर कितना बना? 90। एक इक्वेशन ये बन के आई। दूसरी इक्वेशन, यदि क्यू पी को 10 रुपये दे देता है तो क्यू के पास में 10 रुपये कम होंगे और पी के पास में 10 रुपये ज़्यादा होंगे। तो पी के पास क्यू के बचे हुए धन का, क्यू के बचे हुए धन का तिगुना धन है, तो ये इसके पास में 3 गुना है। तो Q-10 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो P+10 होगा। तो यहाँ से P+10 बराबर 3Q-30, और इधर P-3Q बराबर हो जाएगा, या P की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दूँ मैं सीधा, P बराबर कितना हो जाएगा? 3Q-40। ये पहले पुट कर देता हूँ यहाँ, ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई 6Q माइनस का 80 माइनस Q बराबर 90, और Q 6Q माइनस Q 5Q, 8Q उधर जाके प्लस होगा, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, और Q बराबर हो जाएगा 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, 34। पी के पास राशि पूछ रहा है, वो अपनी कौन सी निकल के आई है? क्यू। तो क्यू की वैल्यू यहाँ रख दो भाई। तो पी बराबर हो जाएगा 3Q, 34 × 3, तो ये 30 तिया 90, 102 माइनस 40, 102 में से 40 माइनस करूँगा तो पी बराबर हो जाएगा 62, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। पी के पास बचा हुआ बची राशि क्या होगी? 62, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन की अप्रोच इसमें नहीं लग सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कुल राशि, दोनों की राशि दी हुई थी, यहाँ पे राशि नहीं है। तो ए और बी के मान क्या है?
तो ये हो जाएगा 5×15/a गुणा में b/2। ठीक है, तो इधर ये बना कितना 19। तो b/a बराबर 19 दूना 38 बटे में 15। अब उसने पूछा है a और b के मान क्या हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर मैं प्लस लेके चलता हूँ तो 5×3 ये 3×5 = 15/a प्लस b/2 बराबर 19। अगर मैं वैल्यू a की वैल्यू वो होगी जो 15 को काट देगी, 15 को ये काट सकता है, ये काट सकता है। तो पहला ऑप्शन यदि मैं रखता हूँ तो 5×3 = 15। ठीक है, b की वैल्यू जो होगी वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। b की वैल्यू 4, 4/2, 2। ठीक है, और इधर 5×3 = 15, ये 19 किसी के लिए नहीं आ रहा है। आपसे ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, और आपको अगर कोई सॉल्यूशन मिले तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सामुदायिक कार्य के लिए क्रमशः 20, 14, 26, 40 और 30 घंटे प्रति सप्ताह देते हैं, एक सप्ताह में देते हैं। तो उक्त व्यक्तियों द्वारा औसत समय प्रति सप्ताह दिया जाता है। सिंपल है, औसत पूछ रहा है तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ये हो जाएगा 20 और 14 34, 34 और 6 40, 20 60, 100 130। 130 बटे में कितने व्यक्ति हैं, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दोगे 26, 26 घंटा प्रति सप्ताह। वो क्वेश्चन में कह के चल रहा है आपसे कि 2x-1 इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से विभाजित होती है, और विभाजित होगी तो शेषफल क्या बचता है, शून्य। तो मैं यहाँ कहूँगा भैया पहले तो इसका x की वैल्यू निकालता हूँ मैं। 2x-1 बराबर 0 करके x बराबर 1/2। अब ये x की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये 0 होनी चाहिए, मस्ट है। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि भैया ये गुणनखंड है, और गुणनखंड में शून्य की वैल्यू जब भी रखी जाती है तो वो क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें, और जब वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा 2 इंटू में x का क्यूब 1/8 प्लस a इंटू में x का स्क्वायर। x का स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 1/2, और 1/2 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 1/4 प्लस 11 इंटू में एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस a प्लस 3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2 चौके 8, 1/4, तो मैं 0.25 लिख देता हूँ इसको, प्लस a/4 और एक कंप्लीट a/4 और ये कंप्लीट a, तो 5a/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 11/2, तो 11/2 को क्या बोलूँगा मैं, 5.5 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो ये 5.5 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 8.5। 8.5 प्लस 2 5, 8.75, और उधर जाके ये नेगेटिव -8.75। इधर कितना बचा 5a/4। तो पॉइंट हटाए तो नीचे 100 हो जाएगा। 25 से ये 4 टाइम्स, तो 25 से इसको काट दो, 25 या 75, कितना बच गया 12, 25 पंजे 125। तो 5 से ये 7 बार कट गया, 4 से 4 कट गया, a बराबर -7। ठीक है, a बराबर -7 ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, 30 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो 30 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ी तो कुल वृद्धि कितनी होगी, 60 वर्ष की। क्लियर। जब 20 और 24 वर्ष आयु वाले दो व्यक्तियों के को 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है, इसका मतलब 44 वर्ष की तो कमी हुई, 44 वर्ष की कमी हुई, और 60 वर्ष 44 वर्ष की कमी हुई। तो यहाँ सीधा सीधा सा क्वेश्चन हो ही रहा है, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। 60 वर्ष की वृद्धि होती है महिलाओं के आने से, तो ये हो जाएगा अपना 30 वर्ष, औसत हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31। इधर ये 3y है, ये 2x, ये x, तो ये वाला कोण इस ए बी सी कोण का बहिष्कोण बन रहा है, और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है वो शेष दो अंत्य कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो गया कितना 3x,
और इधर ये 3y बन रहा है, तो ये डायरेक्टली कह दूँ मैं इसको, ये 180 माइनस 3y हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। अब ये तीनों कोण मिल गए, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये 22 डिग्री दिया हुआ है, तो इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 कर दीजिए। 180 माइनस 3y प्लस 3x प्लस वाई बराबर 180। तो ये 180 से 180 कट जाएगा, इधर y माइनस 3y कितना हो गया, माइनस का 2y, इधर जाकर प्लस का 2y, इधर 3x, x बराबर हो जाएगा 2y/3। 2y/3 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ दे रखी हैं। एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 और 18 या समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, ये समचतुर्भुज है, रोमबस है ना, यहाँ स्टूडेंट है ये। तो यहाँ पे समचतुर्भुज का अगर डायग्राम बनाते हैं हम, इस तरीके का बनता है, इसके ये विकर्ण होते हैं। ठीक है, विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, ये 12, ये 12, ये 18, तो ये 9 और ये 9, तो ये 12 हो गई, ये 9 हो गई, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, पाइथागोरस प्रमेय से ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहीं तक थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, देख लीजिए कितना सही है कितना गलत है। आपने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, शॉर्ट एंड स्वीट पैटर्न के अकॉर्डिंग। मैं समझता हूँ आप भी अगर वीडियोस देखेंगे तो आप भी इस तरीके की स्पीड गेन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ये टोटल 32 क्वेश्चन थे। आई थिंक एक भी क्वेश्चन नहीं रहा है, अगर रह भी गया है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा।